पट रही है। दरअसल चीन और भारत के बीच पिछले 1 साल से सीमा पर गतिरोध चल रहा है। चीन गाये बगाए ऐसी हरकतें करता है जिससे तनाव बढ़ जाता है। लेकिन हैरान करने वाली खबर यह है कि इस बार चीन के 10,000 सैनिक पूर्वी लद्दाख से दूर ट्रेनिंग ग्राउंड से वापस लौट रहे हैं। वैसे तो हर साल ये सैनिक यहाँ प्रशिक्षण लेने आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, लेकिन इस बार कयास ये लगाए जा रहे थे कि चीन की सेना उनकी तैनाती एलएसी पर कर सकती है। ऐसे में चीन की सेना का ट्रेनिंग ग्राउंड से लौटना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पहाड़ की ठंड और भारतीय सेना की मुस्तैदी से उसके हौसले पस्त है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी लंबे समय तक बर्फीले मौसम में नहीं टिक सकती, लिहाजा वो बैरक की ओर लौटने को मजबूर है। लेकिन भारत इस बाबत पूरी सावधानी बरत रहा है। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवड़े के मुताबिक एलएसी के चप्पे चप्पे पर भारत के शूरवीर तैनात हैं और चीन की हर हलचल पर पैनी नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि चीन किसी भी वक्त अपनी फितरत दिखा सकता है। पहाड़ पर पस्त हुई लाल सेना। हम सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख पे नहीं बल्कि पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर लगातार हम निगरानी रखे हुए हैं। मोर्चा छोड़कर भागी शी की फौज। इन इलाकों में चाइना ने अपनी तरफ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। चीन पर भारी भारत की तैयारी। बर्फ से ढकी इन चोटियों पर दुश्मन के नापाक कदम किसी भी वक्त चुनौती पेश कर हुआ है। दोनों देशों की सेनाएं अब भी एलएसी पर आमने सामने मौजूद है। हालांकि कुछ खबरें ज़रूर ये साफ कर रही हैं कि चीन ने अपनी नफरी को थोड़ा सा कम ज़रूर किया है, लेकिन वो एलएसी से नहीं बल्कि एलएसी से 200 से 250 किलोमीटर दूर उनके ट्रेनिंग ग्राउंड की है। और चीफ का ये साफ कहना है कि वो 24 से 48 घंटे तक कभी भी वो एलएसी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए भारतीय सेना लगातार पैनी नज़र बनाए हुए है। जानकारों की माने तो बर्फ कम होने और ठंड का मौसम खत्म होने के बाद चीन की सेना एलएसी पर एक बार फिर विवाद खड़ा करने की कोशिश कर सकती है। चीन की सेना एक बार फिर गलवान जैसी किसी घटना को अंजाम दे सकती है। लिहाजा इन्हीं आशंकाओं के मद्देनजर हिंदुस्तान की सेना अलर्ट मोड पर है। लद्दाख और उत्तर पूर्वी सीमा पर भारतीय सेना ने चीन से निपटने की हर मुकम्मल तैयारी कर रखी है। हमारी पूरी खबर थी कि वो किन किन इलाकों में मौजूद हैं। इसको हम लगातार मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन अचानक जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, अचानक कोई हरकत करेगा, इसका कभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा रहेगा, जैसे हमारे पास रहा अगस्त के महीने में। हालांकि हम आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट में थे, तब भी चीन को नहीं पता चला कि हम ऐसे कोई उनको सरप्राइज करेंगे। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा होगा। पिछले साल मार्च अप्रैल में जब भारत के साथ तनाव शुरू हुआ तो चीन ने एलएसी पर 50,000 सैनिक तैनात कर दिए थे। तब से लद्दाख में एलएसी पर चीन की फौज मौजूद थी। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से निपटने में लगी थी, उस दौरान भी चीन के सैनिक लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में तैनात रहे। लेकिन अब पूर्वी लद्दाख से चीन ने अपने करीब 10,000 सैनिक वापस बुला लिए हैं। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा के पास पारंपरिक तौर पर जहां चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान ट्रेनिंग करते थे, वो जगह फिलहाल खाली नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या चीन के सैनिक भारत की तैयारियों से घबरा गए हैं? क्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी सर्दी की बेदर्दी से वापस लौटने को मजबूर हुई है? क्या चीन एलएसी पर फिलहाल कोई गतिरोध नहीं चाहता, या फिर चीन किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में? भारत के थल सेना प्रमुख
मनोज मुकुंद नरवणे ने लाल सेना की वापसी पर बड़ा खुलासा किया। आर्मी चीफ ने बताया कि चीन के सैनिक आखिर कहां गए हैं और एलएसी पर मौजूदा हालात कैसे हैं। गौर से सुनिए। The PLA troops come to their traditional training areas to carry out their training. With the onset of winters and the completion of this training period, these troops have also, those training areas have been vacated. हम सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख पे नहीं बल्कि पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर लगातार हम निगरानी रखे हुए हैं। सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न कमांड के एरिया में ऐसे आईबॉल टू आईबॉल डिप्लॉयमेंट नहीं है। अगर चीन की सेना एलएसी के पास मौजूद अपने ट्रेनिंग ग्राउंड से तिब्बत की ओर लौटी है तो भारत के लिए यह खबर भी कम अहम नहीं है, क्योंकि तिब्बत और भारत की सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं और तिब्बत पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। चीन तिब्बत को अपना हिस्सा बताता है और उसने यहां अपने सैनिकों का जमावड़ा लगा रखा है। चीन ने तिब्बत में सैन्य ठिकानों के साथ भारी संख्या में सेना की तैनाती भी कर रखी है। तो शायद यही वजह है कि भारतीय सेना चीन की हर हलचल पर नजर बनाए हुए है। तिब्बत और एलएसी से सटे दूसरे इलाकों में चीन के निर्माण कार्य को बारीकी से मॉनिटर किया जा रहा है। इन इलाकों में चाइना ने अपने तरफ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, नए सड़कें बनाई हैं, नए बैरक बनाए हैं और जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये सारी चीज़ें हम हमेशा देखते रहते हैं और इनको फैक्टर इन करते हैं जब कभी हम कोई नई स्ट्रैटेजी या रणनीति बनाते हैं। इसमें दो राय नहीं कि चीन अपनी साजिशों से बाज नहीं आने वाला। चीन अपनी जमीन की भूख को शांत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चीन की सेना डोकलाम, गलवान और पैंगोंग इलाके में विवाद के बाद एक बार फिर सीना जोरी करने की जुर्रत कर सकती है। हालांकि चीन और भारतीय सेना के बीच 8 दौर की वार्ता हो चुकी है। अगले दौर की बातचीत भी जल्द ही होगी, लेकिन चीन की फितरत को देखते हुए भारतीय सेना कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती और एलएसी पर चीन को सबक सिखाने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। चीन से निपटने की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत खुद लद्दाख दौरे पर हैं, जहां वो सुरक्षा के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक चीन की तैनाती के हिसाब से भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। तो सीडीएस बिपिन रावत के अलावा वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया ने भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स के बारे में जानकारी ली है। जो स्थिति है आज लद्दाख में वो वही स्थिति है जो हमेशा के लिए रही है और हमें गवर्नमेंट से यही डायरेक्शन मिले हैं। जो पोजीशन है और उस पर हम कायम रहेंगे, डटे हुए रहेंगे, चाहे सर्दी हो या गर्मी के मौसम हो। पूर्वी लद्दाख में हालात पहले जैसे ही है। यह भारतीय जवान मोर्चे पर जमे हुए हैं। 0 से कई डिग्री नीचे के तापमान में भी भारतीय जवान पूर्वी लद्दाख में चीन से लगती सीमा पर निगहबानी कर रहे हैं। बर्फीले हालात की आड़ में चीन कोई गुस्ताखी ना करे, उसे रोकने के लिए भारत के शूरवीर कोई कोताही नहीं बरत रहे, जबकि चीन की सेना की सांसें फूल रही हैं। बर्फ से ढकी चोटियों पर डटे रहना चीन की सेना के लिए मुश्किलों का सबब बनता जा रहा है। चीन के सैनिक वापस गए हैं, ये उनकी डेप्थ लोकेशन से गए हैं, तो हो सकता है कि जिस प्रकार से चीन उधर ट्रेनिंग कर रही है, तो जो डेप्थ में ट्रूप्स थे जो ट्रेनिंग कर रहे थे, जो आते हैं वो जाते हैं, वो मुझे लग रहा है वो एक प्रकार का रूटीन मूवमेंट ही है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो चीन के सैनिक हैं वो जिस प्रकार के भारत के सैनिक को जो तजर्बा है हाई एल्टीट्यूड में काम करने का, उतना तजर्बा मुझे लगता नहीं है चीन के सैनिकों के पास है। एलएसी पर विवाद का बम किसी भी वक्त फूट सकता है। चीन कभी भी बातचीत की आड़ में धोखा दे सकता है, लेकिन इस बार उसका अंजाम क्या होगा इसका इल्म चीन को भी है। लेकिन चीन एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में कयास लगाना मुश्किल है। चीन कभी भी अपने विस्तारवाद वाले एजेंडे को धार देने की कोशिश कर सकता है। लिहाजा भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट है और मौसम के बिगड़ते मिजाज को मात देते हुए एलएसी के चप्पे चप्पे की
निगरानी कर रही है। चीन की ना अकड़ खत्म हो रही है और ना ही उसकी चालबाजियां। बातचीत की आड़ में भारत के खिलाफ चीन अपने विस्तारवाद वाले एजेंडे को धार देने की तैयारी में जुटा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने तिब्बत में मौजूद अपने सैनिकों के हाथ मजबूत करने के लिए हथियारों का एक बड़ा अड्डा तैयार किया है। यहाँ चीन ने एक से एक घातक हथियार जुटा लिए हैं। यही नहीं, चीन ने भारत के मजबूत कदमों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकिस्तान के पक्ष में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल भी किया। चीन ने भारत को आतंकी संगठनों और आतंकियों पर नकेल कसने वाली कमेटी की अध्यक्षता करने से रोक दिया है। मतलब ये कि भारत से मिली शिकस्त से बौखलाया चीन चौतरफा चाल चल रहा है। देखिए चीन की बेनकाब हो चुकी साजिशों की इनसाइड स्टोरी। इमरान के कंधे पर शी की बंदूक। चीन ने बनाया डबल अटैक प्लान। भारत को घेरने की साजिश। कभी सीमा विवाद के जरिए, कभी व्यापार असंतुलन के जरिए, कभी साजिशों के जरिए, तो कभी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जरिए चीन भारत के खिलाफ व्यू रचना करता रहता है। चीन भारत को घेरने की हर मुमकिन कोशिश करता रहता है। तो एक बार फिर चीन ने ऐसी ही कोशिश की है। भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन ने एक तरफ तिब्बत में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवादियों को बैन करने वाली कमेटी की अध्यक्षता करने से रोकने की कोशिश की है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं चीन किस तरह तिब्बत की जमीन से भारत के खिलाफ अपने एजेंडे को धार दे रहा है। किस तरह चीन तिब्बत में मौजूद अपनी सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिशों में जुटा है। दरअसल सैटेलाइट तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत के जिक्से इलाके में अपनी सेना के लिए हथियार जमा कराने का एक बड़ा ठिकाना तैयार कर रही है, जिससे एक रेल टर्मिनल भी जुड़ता है। इस सीक्रेट ठिकाने में चीन घातक हथियार जमा कर अपनी सैन्य ताकत में इजाफा करना चाहता है। यही नहीं, भारत पर दबाव बनाने के साथ युद्ध जैसे हालात में बढ़त बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि चीन का ये कदम वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन की कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की कोशिशों का ही एक हिस्सा है। लेकिन इस बात से तो कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन ये सब कुछ भारत के मद्देनजर ही कर रहा है। ये बात ज़रूर है कि क्योंकि थोड़े से सैनिक थोड़े से नहीं, काफ़ी हद तक उन्होंने सैनिक इस समय पर सर्दियों में बढ़ा दिए हैं, तो उनकी मेंटेनेंस के लिए कोई स्टोर्स उन्होंने ज़्यादा रखे होंगे। तिब्बत चीन की सेना का पनाहगाह बन चुका है। यहाँ चीन ने बुनियादी ढांचा मजबूत करने के साथ सेना की तैनाती इतनी बढ़ा दी है कि वो जंग की सूरत में भारत के सामने चुनौती पेश कर सकता है। तो शायद यही वजह है कि भारतीय फौज तिब्बत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बढ़ते दखल को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर रही और उसकी हर हलचल पर नजर रखे हुए। चीन लगातार पूरे एलएसी पर अपने निर्माण काम को बढ़ा रहा है। सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर में भी चीन ने अपनी नफरी को लगातार बढ़ाया है। साथ ही एलएसी के दूसरी तरफ तिब्बत के इलाकों में उसने ज़बरदस्त तरीके से निर्माण कार्य भी किया हुआ है। खुद थल सेना प्रमुख ने इस बात को साफ किया है कि चीन ने एलएसी के दूसरी तरफ सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्टर में पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, बंकर्स बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, बैरक बनाए हैं और भारतीय सेना ने भी उसी हिसाब से अपनी तैयारियों को पूरा कर रखा है। पिछले दिनों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भी कहा था कि चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में विकास संबंधी गतिविधियों की आड़ में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का काम कर रहा है, जिसका मतलब यह हुआ कि तिब्बत में चीन की साजिशों पर भारत की पैनी नजर है। लेकिन चीन इतने भर से नहीं मानने वाला।
चीन कई मोर्चों पर भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है, जिसमें से एक मोर्चा है एलओसी का, जहां पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बना रहता है। दरअसल चीन की कोशिश यह है कि वो एलओसी पर भारत को पाकिस्तान से उलझाए रखे और एलएसी पर अपने विस्तारवाद के एजेंडे को आगे बढ़ा सके। But there is no doubt that Pakistan and China together form a very potent threat, and there is an aspect of collusivity which cannot be wished away, and that is also very much part of our strategic planning and calculus when we are formulating our plans. भारत से कूटनीति से लेकर आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर लगातार मुंह की खा रहा चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लिहाजा चीन ने अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक कमेटी में भारत की अध्यक्षता में अड़ंगा लगा दिया है। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के नाते चीन ने इस बार भारत को आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने वाली एक कमेटी की अध्यक्षता करने से रोक दिया है। भारत ने 1 जनवरी को यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू किया था। भारत को काउंटर टेररिज्म कमेटी और तालिबान और लीबिया प्रतिबंध कमेटी की अध्यक्षता मिली थी। चीन ने बेहद अहम अल कायदा प्रतिबंध कमेटी में भारत की अध्यक्षता को रोक दिया है। इस कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों मसूद अजहर, हाफिज सईद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाए थे। यूएनएससी में चीन ही एकमात्र ऐसा सदस्य देश है जो भारत को अल कायदा प्रतिबंध कमेटी की अध्यक्षता सौंपने का विरोध कर रहा है। Pakistan continues to embrace terror and terrorism as an instrument of state policy. However, we are very clear that we have zero tolerance for terror, and we reserve our right to respond at a time and place of our own choosing and with precision. गौरतलब है कि चीन पहले भी कई मौकों पर पाकिस्तान की तरफ से मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के भारत की कोशिशों में अड़ंगा लगा चुका है। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने चीन पर दबाव बनाकर मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाया था, वरना वो तो मसूद अजहर को आतंकी मानने तक को तैयार नहीं था। वैसे आपको बता दें कि अल कायदा कमेटी की अध्यक्षता भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस कमेटी के पास आतंकवादी संगठन और किसी शख्स पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होता है। हालांकि भारत के लिए अहम यह भी है कि वो तालिबान प्रतिबंधन कमेटी की अध्यक्षता कर रहा है और इसी दौरान अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया बहाल करने को लेकर बातचीत भी चल रही है। तो शायद यही वजह है कि चीन भारत के बढ़ते कद से इस कदर बौखला गया है कि उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता का फायदा उठाते हुए उस मुल्क को रियायत दिलाने की कोशिश की है जो आतंक का सबसे बड़ा पैरोकार है। चीन ने भारत से दुश्मनी निकालने के लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को बचाने की चाल चली है, लेकिन चीन इस गुमान में बिल्कुल भी न रहे कि वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब भी हो पाएगा। और बात वैक्सीन के गृह प्रवेश की। देश का वैक्सीन प्रोग्राम अब एक बेहद अहम दौर में पहुंच गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से देश के 12 शहरों में वैक्सीन की पहली खेप भेज दी गई है। 14 जनवरी तक पहले चरण की सारी डोज भी पहुंचा दी जाएगी। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही भारत बायोटेक की तरफ से भी 50 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज पहुंचा दी जाएगी। भारत में वैक्सीन प्रोग्राम के इसी दौर के साथ उस विजय पथ की भी नींव पड़ गई है जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया अपनी नजर टिकाए बैठी है, क्योंकि ये पहला मौका होगा जब इतने बड़े देश में व्यापक तौर पर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, वो भी तब जब कई देशों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में दिक्कतें पेश आई हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है।
ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है। वायरस पर टीके का शक्ति प्रहार। महामारी के खिलाफ वैक्सीन का महाअभियान। शहर शहर थमेगा कोरोना का कहर। भारत में वैक्सीन का विजय पथ। निकाला है, इसी बॉक्स में वैक्सीन रखी गई है और उसको अब अंदर ले जाया जा रहा है। ये देखिए बड़े एहतियात तरीके से, आप देखिए किस तरीके से, ये पहली तस्वीर है वैक्सीन की जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली के लिए जो आई हुई वैक्सीन है वो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजीव गांधी अस्पताल से, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 8 इंडिया पर। ये देखिए ये दूसरा बॉक्स, ये 2 बॉक्स अब तक निकल चुके हैं और बताया जा रहा है कि ऐसे काफी बॉक्सेस बनाए गए जिनमें अलग अलग डोजेस रखी गई हैं। ये तीसरा बॉक्स निकलता हुआ आपको नजर आएगा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे सारे बॉक्सेस को अंदर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाना है। दिल्ली में पहली खेप में कोविशील्ड वैक्सीन के कुल 22 बक्से आए हैं, जिनका वजन 1008 किलोग्राम है। हर बॉक्स में 12,000 डोज हैं। अभी कुल 2,64,000 डोज दिल्ली पहुंच चुकी हैं, जबकि पहले चरण में दिल्ली में करीब 9 लाख लोगों को टीका दिया जाना है। जो इंतजाम हम कर रहे हैं उसके हिसाब से अभी जो आज बॉक्सेज आए हैं 20-22 बॉक्सेज हमारे पास आए हैं और एक बॉक्स में कोई 12,000 वो हैं डोजेज, एक वायल में 10 वो हैं डोजेज। तो बेसिकली कुल मिला के 2.5 लाख के आसपास डोजेज आज हमारे पास रिसीव हुई हैं। टीका लगाने के लिए दिल्ली में कुल 89 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें से 40 सरकारी अस्पताल हैं, जबकि 49 प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक 16 जनवरी को टीका लगाए जाने की शुरुआत हो रही है। जिसको टीका दिया जाएगा उसे कोई एक पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। दिल्ली में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन जो फर्स्ट फेज में लगाया जा रहा है 89 हम सेंटर्स बनाए हैं जो कि सभी हॉस्पिटल्स में हैं और 16 तारीख से इनको लगाना स्टार्ट किया जाएगा। और वैक्सीन की फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है अभी पहुंच चुकी है, बाकी 1-2 दिन में सारी आ जाएगी। हॉस्पिटल्स ज़्यादातर बड़े हॉस्पिटल्स ही लिए गए हैं और ये अलग अलग से, तो मैं आपको पूरी लिस्ट दे देता हूँ। दिल्ली सरकार के लगभग 30 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं, केंद्र सरकार के 6-7 हैं। रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट होगा। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो उनसे कोई ना कोई आईडी प्रूफ मांगा जाएगा। जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया तो आईडी प्रूफ के साथ किया गया। ये कोरोना के खिलाफ महज एक दवा भर नहीं है, ये वैक्सीन देश की उन्नति का वो जरिया है जो कोरोना काल में ठप पड़ चुकी अर्थव्यवस्था के लिए भी संजीवनी साबित होने वाली है। यही वजह है कि हैदराबाद में जैसे ही ये वैक्सीन पहुंची, सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वेयर हाउस है वहाँ पर मौजूद हूँ। हैदराबाद एयरपोर्ट से जो वैक्सीन की खेप है वो अब यहाँ पर कोटी पहुँच चुकी है वेयर हाउस में। और ये देखिए आप, जो वैक्सीन की जो खेप है वो लेकर अंदर जाया जा रहा है। ये सामने जो वैन आपको नज़र आ रही है, इसी वैन में 31 बॉक्सेस आए हैं। कुल 3,32,000 डोजेज, 3,72,000 डोजेज हैं इसके अंदर, जिनको लोगों को दिया जाएगा। तो ये पहली खेप है
कोरोना महामारी के खिलाफ जो कैंपेन शुरू हुआ और जिस तरह से वैक्सीन डेवलप हुई है, ये राहत की पहली खेप हैदराबाद पहुंच गई है। 16 तारीख को ये प्रोग्राम वैक्सीन रोल आउट प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं। रोल आउट दिस प्रोग्राम 1200 लोकेशंस सेशन साइट्स में हम रोल आउट कर रहे हैं। अभी तक तेलंगाना स्टेट में 3.10 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स बेनिफिशरीज रजिस्टर हुआ। दरअसल हैदराबाद में कोविशील्ड की 3,64,000 डोज पहुंच चुकी है। जल्दी यहां कोवैक्सीन की 20,000 डोज भी पहुंचने वाली है। टीके के लिए 3,10,000 हेल्थ केयर वर्कर ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हेल्थ केयर के बाद वैक्सीन फ्रंट लाइन वर्कर को दी जाएगी। 16 जनवरी से 138 हेल्थ केयर सेंटर पर वैक्सीन दी जाएगी, जबकि 18 जनवरी यानी अगले सोमवार से वैक्सीनेशन सभी 1,213 केंद्रों पर शुरू कर दिया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में भी कड़ी सुरक्षा के बीच कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। वैक्सीन का पहला जत्था अहमदाबाद पहुंच चुका है। तकरीबन 2,76,000 जो वैक्सीन के जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पर भेजे जा चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये पूरा स्टिकर्स लगाए गए हैं उसको, और ये रेफ्रिजरेटर वेन में है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं रश वैक्सीन लाइफ सेविंग मेडिसिन रिक्वायर्ड कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज जो 2 से 8 सेंटीग्रेड की सेल्सियस होगा उसकी सेंटीग्रेड भी लिखी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैक्सीन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन के इस महाअभियान की शुरुआत 16 जनवरी से होने जा रही है। देश के अलग अलग शहरों में वैक्सीन पहुंचाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने भी इसे एक ऐतिहासिक मौका करार दिया है। ये अभी फाइनल हिस्टोरिकल मोमेंट आया कि वैक्सीन एक्चुअली रिलीज होके जा रही है हमारी फैक्ट्री से, तो बहुत खुशी का दिन है। और अभी हमारा मेन चैलेंज है कि पूरे देश को सब लोगों को ये वैक्सीन पहुंचानी है। तो ये अभी अगला चैलेंज है 2021 का, तो देखते हैं अभी कैसा होता है। प्राइवेट मार्केट में जो लोगों को पैसा दे के ख़रीदना है वो 1,000 रुपये की MRP में होगी, मगर ये परमिशन आज तक नहीं आई। साथियों, अब हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन का। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। कोरोना संकट के खिलाफ देश एक बड़े अभियान की शुरुआत कर रहा है। इस अभियान की शुरुआत भारत में उस वक्त हो रही है जब देश कोरोना के खिलाफ एक बेहद कठिन लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। यही वजह है कि दूसरे देशों की नजर भी भारत के वैक्सीन प्लान पर टिकी हुई है।